नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम यूपीएससी मेंस 2020 जीएस 3 के इकोनॉमिक पार्ट के क्वेश्चनों के मॉडल आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे समावेशी समृद्धि और संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतर पीढ़ी यानी इंट्रा जनरेशनल और अंतर पीढ़ी यानी इंटर जनरेशनल इक्विटी के विषयों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी के क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन भी ज़रूर देखना। थोड़ी सी अनुवाद की समस्या आ सकती है, तो आराम से इसको देखना। और वही हमारा तरीका रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखा गया है कि समावेशी समृद्धि से तात्पर्य आर्थिक विकास को न्यायपूर्ण तरीके से समाज में बांटना है। यानी मतलब हमारी जो समृद्धि है यानी हमारी जीडीपी जीएनपी डेवलपमेंट, ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए एक इक्विटी, मतलब सभी लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। मतलब विकास का लाभ सभी लोगों तक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि समावेशी समृद्धि से तात्पर्य आर्थिक विकास को न्यायपूर्ण तरीके से हमें बांटना है। इसके अलावा संपोषणीय विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और संपोषणीय विकास में इन्वायरमेंट को भी हमें शामिल करना चाहिए कि हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, वनों का भी विस्तार करना है। ये सब संपोषणीय विकास में आता है। तो यहाँ पर दो मतलब चीज़ें, एक समावेशी समृद्धि और एक हो गया संपोषणीय विकास। इसको ध्यान में रखकर हमें आंसर लिखना है। तो इसमें एक ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है। मैंने भी कोशिश की ये डायग्राम बनाने की यहाँ पर। तो ऐसे डायग्राम निश्चित रूप से बनाए जा सकते हैं। और ये मैंने रामेश्वर सर के नोट्स हैं उनसे वहाँ से लिया है। ये रामेश्वर सर इकोनॉमी के अच्छे टीचर हैं, तो वहाँ से मैंने ये डायग्राम लिया है। तो जैसे सबसे पहले इसमें हम देख सकते हैं कि समावेशी समृद्धि का एक डायग्राम बना सकते हैं, एक संपोषणीय विकास का हम बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो एक ही पीढ़ी है, मतलब हम तुलना ये कर सकते हैं कि जैसे कोई यूरोपियन राष्ट्र का बच्चा है और या अफ्रीकन राष्ट्र का बच्चा है, तो उनकी तुलनात्मक यहाँ पर बता सकते हैं कि एक ए बच्चा है एक बी है, मतलब समान पीढ़ी है। मतलब उनकी यदि तुलना करें तो यूरोपियन जो राष्ट्र है उन उन बच्चों को संसाधन ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, उनको अच्छी मतलब शिक्षा स्वास्थ्य मिलेंगे। मतलब एक ही पीढ़ी के अंदर कितनी मतलब समानता और असमानता देखी जा सकती है। हमारे देश में भी ऐसी देखी जा सकती है। एक अमीर गरीब के बच्चे की हम तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार संसाधनों तक उनकी पहुंच है, किस प्रकार समानता असमानता की मतलब जो खाई है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर संपोषणीय विकास में ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतर करना है कि वर्तमान पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। जैसे वर्त जो वर्तमान पीढ़ी है वो संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार कर रही है कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसको कोई मतलब समस्या या मतलब उससे उसके कारण क्या घटनाएँ हो सकती है। या तो यहाँ इनको हम एग्ज़ाम्पल से आगे पढ़ेंगे, केवल यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पर इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है? तो आगे हम देखते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे अंतरपीढ़ी साम्य के विषय को हम देखते हैं कि एक ही पीढ़ी की यदि हम इक्विटी की बात करें, तो ऐसे हमारे पास कौन से एग्जाम्पल होने चाहिए, उनके हिसाब से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएँ। बिना उदाहरण के तो इस क्वेश्चन को लिखना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले एक वैश्विक स्तर के एग्जाम्पल को देखें कि विकसित व विकासशील राष्ट्र के मध्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, रोजगार संबंधी आंतरपीढ़ी असमानता है। जैसे उदाहरण के लिए मानव विकास जो सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। तो उसमें हम देखते हैं कि यूरोपियन जो राष्ट्र है जैसे नॉर्वे, स्वीडन आदि इसमें टॉप पर है, जबकि अफ्रीकन राष्ट्रों का यदि हम एसडीआई मान देखें तो वो वहाँ पे कम है। और यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी तुलना करें आंध्र-पीढ़ी इक्विटी की, तो हम देखते हैं कि हाल ही में जैसे ऑक्सफैम 2021 की जो असमानता वायरस रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें बताया गया है कि भारत में किस प्रकार मतलब एक ही पीढ़ी में किस प्रकार अमीर और गरीब की जो खाई है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें देखा गया है संसाधनों का इसका मतलब एक तरफ झुकाव हो गया है, केंद्रीकरण हो गया है। इससे आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएँ सामने आ सकती हैं। इसके अलावा हम शहरी और ग्रामीण असमानता की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल गैप, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर आदि में असमानता है। लैंगिक असमानता हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़कों को लड़कियों की तुलना में ज़्यादा मतलब अवसर प्राप्त होते हैं या उनको ज़्यादा वरीयता देते हैं। ये ऐसा हमारा समाज है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है। और महिला और पुरुष की आय असमानता की हम बात कर सकते हैं कि डेली बेसिस पर हम देखते हैं कि किस प्रकार मतलब एक ही समान कार्य के लिए पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है जबकि महिलाओं को उसमें कम दिया जाता है। हालाँकि हमारे सरकार और संवैधानिक मतलब प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि एक लैंगिक समानता की स्थापना हो। आगे है क्षेत्रीय विषमताएँ।
यदि हम इनमें एक ही पीढ़ी में तुलना करें तो क्या होगा, दक्षिण भारतीय राज्य मानव विकास सूचकांक में उत्तरी भारतीय राज्यों से आगे हैं, चाहे उनकी शिक्षा मतलब स्वास्थ्य आदि के सेक्टर में हम तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इक्विटी के विषय हैं उसकी यदि हम आगे बात करें, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड है, देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर ये मेरा मॉडल आंसर है, ये मेरा अनुभव है कि किस प्रकार मुझे इन टॉपिक्स का अनुभव है, उसके हिसाब से मैंने ये लिखने की कोशिश की। आपको यदि लगे ना कि इसमें आपके पास अलग एग्जाम्पल है, तो आप अपने एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो। इसमें मॉडल आंसर है ना सबका अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो आप इसकी चिंता मत करना। यदि आंतरपीढ़ी साम्य के विषय की हम बात करें, तो यदि हम वैश्विक स्तर के एग्जाम्पल को लेकर चलें कि जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, संसाधनों का अति उपयोग से भविष्य की पीढ़ी को खतरा है। उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के पिघलने के पीछे वर्तमान पीढ़ी ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो ज़्यादा कंजप्शन कर रही है, उनकी वजह से मतलब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है वो वातावरण में आ रही है और फिर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जबकि इसके प्रभाव आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। तो ये तो हमने किया ना, वर्तमान पीढ़ी ने कंजप्शन किया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इनकी समस्याएं भुगतनी पड़ेगी, जबकि वो उन चीज़ों के लिए जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। इसके अलावा यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो हम देखते हैं कि जैसे पंजाब हरियाणा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ऐसा हो रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, यूरिया मतलब इनका उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ का जल है या मतलब मिट्टी है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि वहाँ आने वाली पीढ़ी को मतलब इसके जो समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ेगी। जैसे आजकल हम देखते हैं कि नई पीढ़ी के अंदर कैंसर की ऐसी समस्याएं ज़्यादा हो रही है। ऐसा उदाहरण हम केरल का भी देख सकते हैं कि केरल में वहाँ पर मतलब ऐसे कीटनाशकों का उपयोग किया गया था, जो कि जल में मिलने से जो नई पीढ़ी है उनके साथ में बहुत सारी मतलब समस्या आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि एक पीढ़ी की जो लाभ का या लालच है, उसने सामान्य तौर पर जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके सामने काफ़ी खतरे पैदा करती हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। फिर आगे हम एक अच्छा सा फिर निष्कर्ष लिखते हैं कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि हमें वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी, समृद्धि और संपोषणीय विकास को प्राप्त करना है, जैसे एसडीजी लक्ष्य 10 में भी ये बात की गई है कि हमें असमानता कम करना है, वह भारतीय संविधान के भी सामाजिक आर्थिक समानता को मुद्दों को व्यवहार में यदि लाना होगा, मतलब कहने का मतलब है कि यदि हमें रियल में है ना संपोषणीय विकास लाना है ना, तो हमें चारों तरफ सोचना होगा। कैसे? कि हमें इन्वायरमेंट को भी एक स्टेक होल्डर के रूप में शामिल करना होगा, आने वाली पीढ़ी को भी हमें इसमें शामिल करना होगा। इस प्रकार सभी मुद्दों को एड्रेस करके हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। जैसे आगे है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित जीडीपी को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभावित जीडीपी को साकार करने में रोकते हैं? तो मतलब संभावित जीडी यदि आपको जीडीपी मालूम है कि जी भाई जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो आप संभावित यानी पोटेंशियल मतलब और क्या उसमें शामिल हो सकता है कि और हम कितनी जीडीपी को अच्छी कर सकते हैं। तो संभावित जीडी का तात्पर्य यही है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है पहले वाले की तुलना में। पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा जटिल था कि उसमें 2-3 मुद्दे मिक्सअप थे, इसलिए थोड़ा उसको लिखना एक मतलब काफ़ी कठिन काम होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को लिखना बहुत ही आसान होता है। आप यदि मेंस लिख रहे हो तो आप लोगों को मालूम होता है कि जीडीपी क्या होती है, उसके बेस पर आप इसको लिख सकते हो। जैसे सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य से। हमें सिंपली यहाँ पर मतलब परिभाषा ही देनी है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फिर संभावित जीडीपी के बारे में हमें आगे बता देना है। जबकि संभावित जीडीपी देश में उपलब्ध मानव संसाधन व पूंजी द्वारा अधिकतम उत्पादन करना है। तो यहाँ पे तो जीडीपी की परिभाषा होगी और ये संभावित जीडीपी की परिभाषा होगी कि हमें क्या करना है, मतलब उपलब्ध संसाधन मतलब और भी जैसे हमारे पास हो सकता है कि अभी मानव संसाधन जो विकास है उसका अभी कौशल विकास हमें और ऊंचाई पर ले जाना है, तो उसकी वजह से हम जीडीपी में योगदान दे सकते हैं। हमारे पास ऐसी तकनीकी या मतलब दे सकते हैं कि ऐसा कौशल नहीं है कि हम संसाधनों का भी ज़्यादा मतलब दक्ष तरीके से प्रयोग कर सकें, जिससे हमारी जीडीपी को फ़ायदा मिले। तो ऐसे काम अभी आने वाले समय में होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बजट में भी ऐसी चीज़ें काफ़ी मतलब घोषणा की गई है। आर्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसी बातें की गई है कि किस प्रकार हमारी जीडीपी को हम और आगे ले जा सकते हैं और 2024-25 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हासिल करनी है। तो मतलब संभावित जीडीपी एक तरह से है कि कितनी संभावना है। तो यहाँ पर संभावित जीडीपी के जैसे हम ऐसा एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं, उसमें थोड़े से उसके निर्धारक बता सकते हैं कि क्या है, कि जैसे मानव पूंजी है, क्यों हमारे पास जननांगीय लाभांश बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या कहाँ पर है, कौशल विकास की समस्या है। तो हम बता सकते हैं कि मानव पूंजी हमारे पास बहुत अच्छी है, युवा आबादी हमारे पास बहुत अच्छी है, कौशल विकास का स्तर
और श्रम दक्षता, मतलब ये इसके संभावित जीडीपी निर्धारक है कि मतलब कौन से बिंदु हो सकते हैं जिनसे हम जीडीपी को एक्चुअल में मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार कौशल विकास होना चाहिए, श्रम दक्षता कैसी होनी चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी स्तर कैसा होना चाहिए, नवाचार, मशीनीकरण, कृषि, विनिर्माण, सेवा सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लैंगिक समानता, प्राकृतिक संसाधन, निवेश व खपत, पूंजी निर्माण, मतलब ये जितने भी सेक्टर ना, इन सेक्टर पर हमें ध्यान देना होगा, तभी जो जीडीपी का जो सपना है ना, कैसे हमें एक सतत रूप से बहुत आगे जाना है कि हमें हर साल 10 से 11% समृद्धि दर हासिल करनी है, और जीडीपी हमें 2024 तक मतलब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करनी है। तो ये सब चीज़ें मिलके ही मतलब संभावित जीडीपी के निर्धारक बनाते हैं। इसके अलावा इसमें संस्थाएं और समाज भी शामिल है। और एक पॉइंट यहाँ पे अच्छा पॉइंट है कि हमारी उत्पादन दक्षता कैसी होनी चाहिए। इसको आईसीओआर बोलते हैं, यानी ये वो है कि हम कितना पैसा खर्च करके कितना उत्पादन करते हैं। यदि आईसीओआर जो होता है ना, वो इसको फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसकी फुल फॉर्म में, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। इसका तात्पर्य ये है कि हम जैसे एग्जांपल देते हैं कि हम कितने रुपए खर्च करके कितना उत्पादन करते हैं। तो यदि आईसीओआर जिस देश का जितना ज़्यादा होगा ना, तो उस देश का हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे आईसीओआर जितना ज़्यादा होगा, जैसे हमारे देश का यदि हम तुलना करें विकसित राष्ट्र की तुलना में या चीन से तुलना करें, तो हमारा आईसीओआर ज़्यादा है, यानी हम जो भी चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें अभी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी हमारी दक्षता अभी कम है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि आईसीओआर क्या होता है। तो मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो है, कितना हम खर्च करके कितना उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, और ये जितना ज़्यादा होगा उस देश को मतलब ये दिखाएगा कि वो देश अभी मतलब उतना दक्ष नहीं है, उतना मतलब उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, या मतलब मानव संसाधन इतना अच्छा नहीं है कि वो उत्पादन अभी लागत कम कर पाए। तो ऐसा आप देखते रहना, न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहता है। बाकी जब इकोनॉमिक्स का आप कोई सिलेबस कहीं पढ़ते हो तो वहाँ पर ये चीज़ आती है। इसके अलावा हम देखेंगे किस प्रकार मतलब भारत की संभावित जीडीपी को साकार करने में बाधक कौन से हैं। मतलब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है ना, यही इसकी डिमांड है कि जैसे भारत में युवा आबादी अधिक होने के कारण जनारंग लाभांश की स्थिति है, लेकिन कौशल विकास के निम्न स्तर के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। तो आगे है कि जैसे महिला श्रम भागीदारी की हम बात करें, तो आईएमएफ के अनुसार ऐसी बहुत बार कहा गया है कि आईएमएफ के अनुसार भारत को यदि सतत रूप से 10% से अधिक हमें सकल घरेलू उत्पाद की दर हासिल करनी है, तो हमें महिलाओं की श्रम भागीदारी को मतलब 27% से अधिक करना होगा, या मतलब और ज़्यादा उनको बढ़ाना होगा। या हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं को कौशल विकास और साक्षरता आदि मतलब प्रदान करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का भी जीडीपी में योगदान हो सके। इसके अलावा कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा अभी अधिक है, अभी हमने ऊपर बात की थी, क्योंकि इसमें श्रम दक्षता, कौशल, मशीनीकरण, नवाचार आदि की समस्याएं हैं। इसके अलावा यदि हम कृषि क्षेत्र की समस्याओं की बात करें, तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी, खाद्य प्रसंस्करण की समस्या है। इसके अलावा बाजार विपणन यानी सप्लाई चेन मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से हम निर्यात नहीं कर पाते, तो निर्यात नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी जीडीपी में भी कृषि सेक्टर का जो विकास होना चाहिए था वो कम हो पाता है। इसके अलावा सार्वजनिक व निजी निवेश की समस्याएं हम देखते हैं कि निवेश के मामले में चीन हमसे काफ़ी आगे हैं, या मतलब ऐसे राष्ट्र, विकसित राष्ट्र जहाँ पर आसानी से निवेश उपलब्ध है, तो उनका जीडीपी दर हमसे काफ़ी अच्छी है। जबकि हमारे देश में भी मतलब हम इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और भारत में प्रतिभावान, हम देखते हैं कि प्रतिभावान जो लोग हैं, यानी अच्छे माइंड वाले लोग हैं, वो मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त करके फिर विदेशों में अच्छे रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। तो इन लोगों को लाभ हमें मिलना चाहिए था, लेकिन फिर जैसे हम देखते हैं कि नासा में भारत के बहुत बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यदि मतलब अच्छे ब्रेन वाले लोग हमारे देश में काम करें, तो हमारे देश की प्रगति उसमें ज़्यादा होगी। तो ऐसे पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये मैंने कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसी बातें की गई हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे जो रिसोर्सेज है ना, वहीं से अपना आंसर बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्रोनी पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, संसाधनों का केंद्रीकरण की समस्याएं। क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है? क्रोनी पूंजीवाद होता है कि यार राजनीति और पूंजीवाद, यानी जो उद्योगपति होते हैं, वो आपस में साठ गांठ करके अपने हितों के लिए ज़्यादा लाभ करें ना, तो उनको क्रोनी पूंजीवाद कहते हैं। इसका विपरीत होता है दयालु पूंजीवाद। जैसे दयालु पूंजीवाद के एग्जाम्पल हम भारत में ले सकते हैं, अजीज प्रेम जी, या मतलब जैसे बिल गेट्स, बिल गेट्स और जो मेलिंडा फाउंडेशन है, वो भी मतलब दयालु पूंजीवाद के एग्जाम्पल में आते हैं कि वो अपनी आय का मतलब मानवता के कल्याण में खर्च कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो लेकिन हमारे साथ ये समस्या है कि क्रोनी पूंजीवाद की समस्या आती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों का क्या होता है, एक ही जगह पर केंद्रीकरण होने लगता है। और ये हाल ही में हमने रिपोर्ट में देखा है, किसमें, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भी इन बातों को काफ़ी मतलब बड़े स्तर पर बताया गया है कि भारत में असमानता का जो प्रमुख कारण है उसमें क्रोनी पूंजीवाद और संसाधनों का केंद्रीकरण की भी एक समस्या है। आगे हम देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी
जैसे अभी हमारी रैंक सुधार हो रहा है, अच्छा सुधार है, लेकिन अभी भी हमें आगे उसमें जाना है। और भारत में श्रम सुधार कानून करना है, जैसे हाल ही में मतलब श्रम सुधार संबंधी 4 कोड के जो कानून है उनको पास भी किया गया है। और न्यायिक सुधार तो एक बड़ा मुद्दा है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं हमारे जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान होता है। तो संभावित जीडीपी को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा यदि हम वैश्विक संरक्षणवाद की बात करें तो संरक्षणवाद क्या है? संरक्षणवाद क्या होता है? वैश्वीकरण का उल्टा है। संरक्षणवाद के कारण क्या होता है, हम अपने जो जो भी हम आयात निर्यात करते हैं उसमें समस्या आती है। तो संरक्षणवाद की वजह से अभी भी हमारी जीडीपी को नुकसान होता है। हाल ही में ये ट्रेंड बढ़ा है कि किस प्रकार चीन अमेरिका के अंदर मतलब संरक्षणवाद को लेकर एक ट्रेड वार चल रहा है, तो आप इन चीज़ों को बता सकते हो। कोविड-19 मतलब जैसी समस्या जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं उनकी वजह से भी जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 10 पॉइंट लिखने की बात की, अलग अलग विषयों पर बात की कि हमारी संभावित जीडीपी के सामने कौन से खतरे हैं, और मतलब इन इनसे जुड़े ही फिर क्या होता है, समाधान होता है। और समाधान हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे बहुत सारे समाधान बताए जाते हैं कि इस प्रकार हमारी जीडीपी को हमें सुधारना है। तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि हम समाधान भी बताएं, लेकिन ये हिडन बातें हो गई कि समाधान भी इनमें छुपा हुआ है। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें निष्कर्ष में ये चीज़ें बता सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य यदि हासिल करना है तो संभावित जीडीपी के सभी क्षेत्रों में हमें सुधार करना होगा। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें बतानी चाहिए थी समाधान वाली, हमने थोड़ा सा यहाँ पर संकेत कर दिया कि हम जानते हैं कि यदि ये ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई है, यदि इनमें हम सुधार कर लें तो हमारी जो संभावित जीडीपी है वो रियल जीडीपी की ग्रोथ में अच्छे से मतलब जुड़ जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन आज शामिल करते हैं, जैसे यहाँ पे है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017, यानी इसमें बात की गई थी कि जब जीएसटी हम लागू करेंगे तो हम कंपनसेशन दे देंगे राज्यों को, कि शुरुआती स्तर पर राज्यों को जीएसटी से जुड़ने पर नुकसान होगा, इसलिए राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो तर्क बताने हैं कि जो कंपनसेशन की बात की गई थी अधिनियम में वो क्यों की गई थी, उसके तर्क बताने हैं। फिर मतलब पहला पार्ट हमारा ये है, क्वेश्चन को आप तोड़ना सीखो, बहुत आसान होता है, और वही हेडिंग इस्तेमाल कर लो जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इससे संबंधित आप सबसे पहले यदि इंट्रोडक्शन की बात करोगे तो जीएसटी को आपको बता देना है कि जीएसटी क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, कि जीएसटी आप लोगों को इतना गहराई से भी नहीं मालूम हो तो ऊपर ऊपर से आप अच्छी परिभाषा बता दो। दूसरा बॉडी पार्ट का पहला पार्ट हो जाएगा इसकी जो क्षतिपूर्ति अधिनियम है ना उसके तर्क का क्या आधार क्या है, ठीक है। दूसरा ये है कि कोविड-19 ने कैसे जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति निधि है उसमें मतलब समस्याएं पैदा की है या प्रभावित किया, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बन जाएगा बॉडी पार्ट का, ठीक है। और जीएसटी कंपनसेशन फंड को प्रभावित किया है और नए संघीय तनाव, तीसरा पॉइंट हमारा ये बन जाएगा कि इससे नए संघीय तनाव कैसे उत्पन्न होंगे। तो मतलब देखो, जब भी आप क्वेश्चन को लगे ना कि आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन को तोड़ लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में जीएसटी के बारे में लिखना है, फिर बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो सबसे जो उसके तर्क आधार है वो बताने हैं, फिर कोविड-19 ने कैसे मतलब इसको प्रोवाइड किया है, दूसरा बॉडी पार्ट का पार्ट हो जाएगा। और यदि बॉडी पार्ट में तीसरे पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा किस प्रकार नए मतलब संघीय तनाव को उत्पन्न किया है। और थोड़ा सा यदि ये मतलब ये 250 वर्ष वाला है तो थोड़ा सा इसमें समाधान बताना चाहिए, तो समाधान भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमने जीएसटी की परिभाषा बताने की कोशिश की कि जीएसटी उपभोग पर लगने वाला स्थान आधारित अप्रत्यक्ष कर है। आप लोगों को मालूम होगा कि जीएसटी में अधिकांश केंद्र और राज्य के जो कर है ना अप्रत्यक्ष कर, उनको इसमें शामिल किया है, लेकिन अभी सभी को नहीं शामिल किया है। बहुत सारे ऐसे कर है जो अप्रत्यक्ष कर अभी बाकी है, चाहे केंद्र के आप जैसे कस्टम ड्यूटी की बात करो वो भी इससे बाहर है, और कुछ एक्साइज जैसे एल्कोहल वगैरह या पेट्रोलियम इन पर जो एक्साइज लगता है वो भी अभी इनसे बाहर रखा गया है जीएसटी से। और यदि राज्यों की बात करें तो अभी जैसे पेट्रोलियम और मतलब पीने वाली जो एल्कोहल है यानी दारू है उसको भी इससे बाहर रखा गया है। तो मतलब इसमें ये वर्ड लिखा गया है कि अधिकांश मतलब अधिकांश अप्रत्यक्ष कर शामिल किए हैं, सभी अप्रत्यक्ष कर अभी इसमें शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो शामिल कर 1 जुलाई 2017 से व्यवहार में लाया गया है। तो ये सिंपल सी आप ये बता सकते हो कि जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज है और आपने यहाँ उसकी परिभाषा और उसको किस प्रकार लागू किया गया था वो बताने की कोशिश की है। फिर देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्क आधार क्या है, मतलब ये क्षतिपूर्ति लाने की क्या बात हुई थी इसमें। देखो इसमें सिंपल सी बात ये है कि केंद्र ने राज्यों को बोला कि आप जीएसटी में शामिल होइए और यदि आपको शुरुआती स्तर पर जो भी नुकसान होता है तो हम इसकी 5 साल तक भरपाई करेंगे। तो हाल ही में ये मुद्दा चर्चा में रहा था कि कोविड-19 की वजह से केंद्र सरकार जो क्षतिपूर्ति का पैसा है वो राज्य को नहीं दे पा रही थी, तो इसको लेकर भी समस्याएं आई है। तो ये क्वेश्चन वैसे तभी बना है कि मतलब कोविड-19 की वजह से केंद्र सरकार ने राज्य को बोला कि आप अपने लेवल पर थोड़ा पैसा जुटा लीजिए, कि मतलब इसमें लगभग एग्जाम्पल के रूप में ये था कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है ना,
राज्यों को मतलब इसमें कंपनसेशन देना था। और केंद्र सरकार ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर सेस लगाया था। सेस क्या होता है? स्पेशल पर्पज़ ये कर होता है कि मतलब जैसे शिक्षा के लिए हमें पैसा जुटाना हो तो हमने किसी भी चीज़ों पर सेस लगा दिया। जैसे इन्वायरमेंट के लिए हमें सेस जुटाना हो तो जैसे कोयले के ऊपर सेस लगा दिया। ऐसा सेस होता है, मतलब ये नॉलेज होना चाहिए कि सेस क्या है। तो सेस को लगाकर मतलब केंद्र लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जुटाने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से केवल 65,000 रुपये ही जुटा पाया था। और बाकी जो रुपए थे ना, केंद्र ने राज्यों को बोला कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, हमारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम इसकी आपूर्ति कर पाएँ। तो इन चीज़ों को लेकर ये मुद्दा चर्चा में रहा, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। तो जब भी आप देखते हो ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर में चर्चा में रहती है, और ये मेरा मानना है कि मेंस का जो पेपर होता है ना, उसमें 50% जो है करंट अफेयर का रोल होता है। तो करंट अफेयर मेंस के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे इसमें है फिर कि जैसे मतलब तर्क के आधार क्या है, उनकी बात करते हैं कि क्यों कंपनसेशन मतलब लागू किया गया था, क्यों कंपनसेशन अधिनियम लेके आए थे। तो इसमें है कि राज्यों को वेट कर, मतलब ये राज्यों का मतलब एक तरह से वेट पहले एक कर था, मतलब सेल टैक्स बोल सकते हैं उसको एक तरह से, या वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये, कि ये राज्य के द्वारा आय का मतलब एक बड़ा सोर्स था। लेकिन इसमें क्या होता है, अधिकांश जो कर है फिर अप्रत्यक्ष कर उन्होंने जीएसटी में शामिल कर लिया, इसलिए राज्यों को थोड़ा सा क्या होता है कि आंशिक रूप से इसमें नुकसान होता है। और यहाँ पर हम जीएसटी के बारे में इतना बड़ी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी तो आप जानते हो यार, बहुत बड़ा लेसन बन जाता है फिर। और जीएसटी मेरे हिसाब से जो मेंस स्टूडेंट लिखते हैं या यूपीएससी के लिए सीरियस स्टूडेंट, उनको पता होती है कि जीएसटी क्या है, वो सीरियसली एकदम पढ़ते हैं। और मुन्नाल सर की वीडियो में आप देखना जीएसटी के बारे में जानना, वहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। तो राज्यों को वेट कर एकत्रीकरण पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरुआती 5 सालों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के नियम बनाए गए थे। चूंकि जीएसटी एक स्थान आधारित कर यानी डेस्टिनेशन बेस्ड कर है, इसलिए उत्पादक राज्यों के आंशिक नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा सेस के द्वारा की जाएगी। मतलब सेस लगाकर, ये हमने बात की थी एग्जाम्पल देके, 3 लाख रुपए किस प्रकार जुटाकर राज्यों को आवंटित किए जाएंगे। देखो यार, जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन आधारित कर है। मतलब इसमें यह होता है कि जैसे कोई ए राज्य है, ठीक है, और दूसरे बी राज्य को वो कोई चीज़ बेच रहा है, यानी कोई एक मोबाइल बन के या कोई गाड़ी बन के बी राज्य में आती है, ठीक है। तो जो कर बनता है ना, वो कर यहाँ पे बी राज्य को प्राप्त होगा। मतलब यहाँ के जो उपभोक्ता खरीद रहे हैं ना, तो वो जो कर प्राप्त होगा उस मोबाइल पर या गाड़ी पर, तो उसमें दो कर बनेंगे। एक तो उत्पाद कर बनता है, वो तो चला जाएगा केंद्र को, ठीक है। और बाकी जो मतलब बिक्री कर जो लगता है उस पर जीएसटी जो कर लगेगा, वो मिल जाएगा उस राज्य को जिस राज्य में वो गाड़ी या मोबाइल बिक रहा है। तो फिर ए राज्य क्या करेगा? ए राज्य के सामने ये संकट है फिर। तो इसका हिसाब से ये हुआ कि जो राज्य ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो उन राज्यों को नुकसान होगा। तो शुरुआती स्तर पर इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र ने इसको, जो कंपनसेशन क्षतिपूर्ति है, वो नियम बनाया था, ठीक है। आगे इसमें जैसे ये तो हो गया, ये भी हो गया। इसमें तीसरा पॉइंट है तर्क का, कि केंद्र सरकार की आय के मुख्य अप्रत्यक्ष कर स्रोतों में कस्टम ड्यूटी अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। साथ ही केंद्र सरकार के पास तो सेस से भी पैसा जुटाने के लिए कई विकल्प है। तो केंद्र को लेकर मतलब केंद्र के पास तो कोई संकट नहीं है, लेकिन राज्यों के पास ये ऐसे मतलब कर के वैकल्पिक स्रोत नहीं है, इसलिए ये मतलब व्यवस्था की गई थी केंद्र के द्वारा। फिर आगे है राज्यों को कर सरलीकरण प्रक्रिया, जैसे एक देश एक कर जीएसटी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन करना। मतलब शुरुआती स्तर पर राज्यों, सभी राज्यों को इसमें शामिल करने के लिए भी ऐसे प्रावधान किए गए। तो ये तो हमने 3-4 तर्क बताने की कोशिश की कि क्यों कंपनसेशन जो सेस या मतलब क्षतिपूर्ति जीएसटी अधिनियम में वो लाया गया था, उसके तर्क के आधार बताए थे। और ये 250 वर्ड वाला है, तो ये लगभग 3 पेज वहाँ पर हमारे पास स्पेस होते हैं। लेकिन कोशिश करना टू दी पॉइंट लिखा जाए, और 2.5 पेज में ही खत्म कर दे। 3 पेज पूरा लिखने बैठोगे ना, तो आपके आगे के जो क्वेश्चन है ना वो छूटने लग जाएंगे। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा, मैं एक अनुभव और बताना चाहता हूँ कि आप जब भी मेंस लिखते हो या यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, जैसे आपने जीएस 1 2 3 4 की प्रैक्टिस की, तो आप कोशिश करना, जो शुरू वाले क्वेश्चन है जैसे 10 मार्क्स के या 150 वर्ड्स के क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आप ये कोशिश करना कि जैसे शुरुआत में आप 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, कि जैसे 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, लगभग आपको एक आधी घंटा हो जाएगा उसमें। जब 3 4 5 क्वेश्चन तक करोगे ना, तो फिर और वो सुंदर सुंदर लिखोगे आप। लेकिन फिर आप यहाँ से सीधा जंप करना 11वें क्वेश्चन पर। बीच वाले जो क्वेश्चन है ना, 4 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक, बीच में 5 6 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। ये मैं एक अच्छा अनुभव बता रहा हूँ, याद रखना, मेरे 4 मेंस लिखने का अनुभव है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि शुरू वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक छोटे क्वेश्चन होते हैं, कम मार्क्स वाले होते हैं। यदि इसमें हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो 11 से लेकर 20 वाले जो 250 वर्ड यानी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें फिर
अच्छा नहीं लिखा जाएगा और वो मार्क्स भी वहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए कोशिश ये करना कि शुरू में 2-3 या मैं तो ऐसे करता हूँ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ शुरू में, फिर सीधा 11 से 20 करता हूँ पहले, क्योंकि यार उसमें ज़्यादा मार्क्स है, ज़्यादा मतलब संभावना बनती है उसमें लिखने की और ज़्यादा नंबर लाने की संभावना वहाँ पर है। और फिर मैं क्या करता हूँ 11 से 20 लिखने के बाद में फिर 4 से लेकर 20 वाले करता हूँ। और ये आप है ना पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करना, जब मॉक मतलब आप टेस्ट देते हो ना, जब भी मॉक टेस्ट लिखते हो जीएस 1 2 3 4 के, तो उनको कोशिश ये करना है। ऑप्शन सब्जेक्ट में तो कोई टेंशन नहीं होती, वहाँ पे तो अलग फार्मूला काम करता है, लेकिन जीएस के पेपरों में ये होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि यूपीसी क्या करता है, पैटर्न चेंज करता रहता है। अचानक हम एग्जाम हॉल में जाकर देखते हैं कि उसने जो वर्ड सीमा है उसमें क्वेश्चनों के हिसाब से चेंज कर दी। तो कोशिश ये करनी है पहले जो बड़े मतलब ज़्यादा मतलब नंबरों की गुंजाइश है ना, उन क्वेश्चनों का अटेम्प्ट लेना है। लेकिन शुरू में 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने से ये होता है कि आप छोटे क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट ले लिए, और मतलब सुंदर सुंदर शुरुआत में राइटिंग अच्छी होती है, वैसे भी ठीक रहता है। तो ऐसा कर सकते हो। ये मतलब एक आइडिया था यहाँ पर, आप इसके हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो। फिर आगे जैसे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, कि पहली तो डिमांड ये थी कि तरक्की आधार क्या है, और फिर दूसरी ये है कि किस प्रकार कोविड-19 ने इस समस्या को बढ़ाया है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं इसको थोड़ा-सा, यदि आपके पास स्पेस कम हो या टाइम कम हो ना, तो थोड़े-थोड़े बीच-बीच में आप डायग्राम, फ्लो चार्ट से भी अपनी जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसको आप एड्रेस कर सकते हो, ताकि आपके पास मतलब जल्दी से कर पाओ और अन्य क्वेश्चनों को भी आप कर पाओ। उसमें आपके क्वेश्चन छूटे नहीं फिर। तो इसमें प्रभाव की हम बात करें, जैसे किस प्रकार कोविड-19 ने इसको कैसे प्रभावित किया है, तो हम देखते हैं जैसे सेल्स कलेक्शन कम हुआ है, तो राज्यों को क्षतिपूर्ति की समस्या आई है। कुल 3 लाख करोड़ रुपए में से मात्र 65,000 करोड़ रुपए की ही केंद्र मतलब जुटा पाया था, तो इनको लेकर समस्या आई थी। फिर केंद्र राज्यों की सभी वस्तुओं व सेवाओं पर प्राप्त होने वाले कर में कमी देखी गई है। मतलब कोविड-19 की वजह से ये तो हुआ ना भाई, उपभोक्ताओं ने मतलब जब उपभोग ही नहीं किया तो कर कहाँ से मिलेगा? तो केंद्र फिर कहाँ से कर जुटाएगा? तो ये समस्या आई है। इसके अलावा केंद्र राज्य कर गणना व क्षतिपूर्ति विवाद की समस्याओं को जन्म दिया है। मतलब यहाँ पर हाल ही में देखा देखा गया है कि किस प्रकार केंद्र राज्य इसको लेकर लड़ाई कर रहे थे, और मतलब कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। फिर कोई स्पेशल मतलब कमेटी इनके लिए स्थापित की गई थी, तो उन पर वहाँ पर फिर विवाद को सुलझाया गया है, और उसमें बताया गया कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार केंद्र उनकी जो क्षतिपूर्ति करेगा। तो और प्रभाव क्या हुआ, क्योंकि राज्य अपना बजट कोविड-19 से पूर्व ही पेश कर चुके थे, तो उन्होंने तो अपने बजट में ही बता दिया था ना कि हमें तो इन चीज़ों पर निवेश करना है या इन योजनाओं पर हमें पैसा लगाना है। लेकिन अब यार उनके दिमाग में ये भी था कि हमें हमारे पास तो क्या शेष से जो क्षतिपूर्ति वाला जो पैसा आने वाला है जीएसटी का, उसको हम खर्च करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, केंद्र के पास इतनी आमदनी नहीं हुई और केंद्र दे नहीं पाया, तो जो राज्यों की योजनाएं थी वो भी कहीं न कहीं असफल हुई। तो लोक कल्याणकारी मुद्दे भी यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। तो ऐसी मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ही हमें लिखनी है अपने आंसर में, मतलब जो बिना काम की चीज़ें वो यहाँ पर नहीं बतानी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि केंद्र राज्यों के मध्य तनाव की जो सिचुएशन का अगली डिमांड थी, कि किस प्रकार तनाव को बढ़ावा मिला है। तो इसमें हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य क्षतिपूर्ति को लेकर तनाव से संघीय ढांचे के समक्ष चुनौतियां देखी गई है। और हमारा संघीय ढांचे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हैं, दोनों का मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध ही हमारे संघात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। तो कहीं न कहीं इनके सामने समस्या आई है। मुआवजे का पैसा केंद्र व राज्यों में से बाजार से उधार कौन लेगा, इस पर एक काफ़ी विवाद बना हुआ है। और कोविड-19 को एक्ट ऑफ मतलब केंद्र सरकार ने ये बोला है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हमें पहले नहीं मालूम थोड़ी ना था कि ऐसा होने वाला है। तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये नुकसान हुआ है, तो हम कहाँ से भरपाई करें। तो ऐसी चीज़ें भी मतलब न्यूज़पेपर में देखी गई थी। तो क्षतिपूर्ति निधि से पल्ला झाड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। इसके अलावा भविष्य में जीएसटी जैसी सकारात्मक पहलों पर भी मतलब आम सहमति बनाने का संकट हो सकता है, कि आगे आने वाले समय में जैसे जीएसटी में अभी पूरे कर शामिल नहीं किए गए हैं, यदि अब केंद्र राज्यों को ये बोलेंगे कि अब अन्य कर भी हम शामिल करते हैं, तो हो सकता है राज्य ये बोले कि आपने तो पहले भी वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। तो ऐसे मुद्दे इसमें आते हैं। आगे आप बता सकते हो अच्छा सा फिर एक निष्कर्ष लिखो पॉजिटिव, कि ऊपर काफ़ी घालमेल हो गया है, मतलब क्या क्या हमने बताया है, तो उसको यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में कंक्लूड करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, तब बाजार से पैसा उधार लेकर राज्य को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में यह आशा भी व्यक्त की जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी के रास्ते पर है। वी शेप रिकवरी का हमने बार बार जिक्र भी किया है, कि आप ऐसा डायग्राम बनाना कि जैसे एक्चुअल में आदर्श स्थिति में क्या होता है, हमारी जैसे जीडीपी ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर ऐसे आगे बढ़ी नहीं, क्या हुआ, देखो इस प्रकार आगे बढ़ी, जैसे जैसे आगे जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, कोरोना आ गया, ठीक है। तो जीडीपी ने काफ़ी मतलब गिरावट दर्ज की गई, माइनस में चली गई। फिर जैसे जैसे सब सुधार हो रहा है, तो अब जीडीपी वापस क्या कर रही है, मतलब इसका पुनरुत्थान हो रहा है, तो ये वी शेप बन गया ना। और कुछ देशों का आप देखना जेड बन जाएगा, ठीक है। तो वी शेप जेड शेप आजकल ऐसी चल रही है। अब कुछ गरीब राष्ट्रों का आप देखना, जिनकी मतलब कोविड-19 से ज़्यादा क्षति हुई है, और वो अभी रिकवरी करने में काफ़ी टाइम है। तो जैसे कोरोना आया तो वो भी उनकी जीडीपी नीचे गई, तो अब उनकी है ना ऐसी चलेगी, डब्ल्यू भी हो जाएगी, यू भी हो जाएगी। तो ऐसा मतलब उनका डायग्राम बनेगा। तो आप ये तुलनात्मक डायग्राम बना सकते हो ना, अच्छे डायग्राम ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं।
वहाँ से बना सकते हो। तो इस प्रकार ये आज के 3 क्वेश्चन थे। लेसन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि मतलब सबको हिंदी मीडियम के विशेष तौर स्टूडेंट को इनका लाभ मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।